हाय, वेलकम टू दिस 19th वीडियो ऑफ एक्सेल सीरीज। और इस सीरीज पर हम लोग डेटा एनालिसिस को देख रहे हैं। ठीक है, तो डेटा एनालिसिस इन एक्सेल। तो ये हमारा जो इस वीडियो पर लर्निंग आउटकम्स है, हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डेटा, देन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, देन हाइपोथेसिस एंड इट्स टाइप, एंड टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। तो बेसिकली हम लोग अगर डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस पे हम लोग अगर फोकस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट्स हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स पे आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, एंड स्टैटिस्टिक्स इज द फाउंडेशन फॉर डेटा साइंस। एंड अगर हम लोगों को, चाहे हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, एक्सेल हो या फिर आर हो या फिर कोई भी डेटा एनालिसिस का टूल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोगों को सिर्फ उनके प्रोग्रामिंग्स को नहीं बल्कि हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग आज इस वीडियो पर, क्योंकि हमारा डेटा एनालिसिस का स्टार्टिंग का वीडियो है, तो इस पर हम लोग जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पर स्टिक करने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला कि लास्ट वीडियोस पर हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज इवेंट एंड व्हाट आर वेरिएबल्स एंड व्हाट आर डेटा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि वेरिएबल्स जो होता है वो इवेंट्स को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो इवेंट के बारे में बताता है वेरिएबल। तो बेसिकली क्या है कि जो भी वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल फॉर एग्जांपल हमारा अगर इवेंट वेदर है, तो बेसिकली हमारा जो वेरिएबल होगा, हम लोग जो वेरिएबल चूज करते हैं उस वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए, वो हो गया हमारा टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो बेसिकली टेम्परेचर का हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, उसी तरह ह्यूमिडिटी का डेटा कलेक्ट करते हैं, और हम लोग फिर ये पता कर सकते हैं कि वो वेदर हमारा कैसा है। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल जो होता है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि ये दो तरह के होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। तो हम लोगों ने एग्जांपल देखा था कि दो तरह के मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन है। अगर हम लोगों को फिफ्थ ग्रेड स्टूडेंट का रीडिंग स्पीड को बढ़ाना है, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि दो तरह के मेथड्स, रीडिंग मेथड्स को हम लोग यूज करेंगे। एक न्यू मेथड है और एक ट्रेडिशनल मेथड है। तो हम लोग उसके बाद देखेंगे कि रीडिंग स्पीड जो स्टूडेंट्स का पहले, मेथड के पहले क्या था और मेथड के बाद उनका इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। तो बेसिकली क्या है कि रीडिंग स्पीड जो हमारा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो हमारा मेथड, न्यू मेथड और ट्रेडिशनल मेथड है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल्स को दो तरह से हम लोगों ने पिछले वीडियोस पर देखा था कि कितने तरह के वेरिएबल्स होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी वेरिएबल का जो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो वो डेटा कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली डेटा चार तरह के होते हैं। पहला है नॉमिनल डेटा, फिर ऑर्डिनल डेटा, देन इंटरवल डेटा एंड रेशियो डेटा। ठीक है, तो ये चार तरह के डेटाज होते हैं जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स पे हम लोग इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो हम लोग ये चार तरह के डेटा का क्या सिग्निफिकेंस है, ये इसलिए हम लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग हर एक डेटा का अगर मीन, मीडियन, मोड या उसका समरी को निकालते हैं, तो वो किस तरह का डेटा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर हमारा डेटा सिंपली अगर एक नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका हम लोग मीन, मीडियन, मोड उस न्यूमेरिकल डेटा के बावजूद वो क्वालिटेटिव डेटा कहलाएगा, और उसका मीन, मीडियन, मोड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। वैसे हम लोगों को टाइप्स ऑफ डेटा को पहले जानना बहुत ज़रूरी है, ये स्टैटिस्टिक्स या डेटा एनालिसिस पे आगे बढ़ने के लिए। तो ये बेसिकली अगर आप डेटा साइंस के एस्पिरेंट्स है या डेटा एनालिस्ट या जो भी है, अगर इस फील्ड पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जस्ट सिंपली मीन्स इस कॉन्सेप्ट्स के नहीं होने के कारण हम जो भी कैलकुलेशंस करते हैं स्टैटिस्टिक्स पे, डेटा को हम लोग समराइज करते हैं, तो वो हमारा हो सकता है कि हमारा समरी का जो रिजल्ट होगा उसका कोई मतलब ही नहीं निकले। ठीक है, तो ये हमारा पहला देखेंगे कि व्हाट इज नॉमिनल डेटा।
तो बेसिकली नॉमिनल डेटा क्या होता है कि इट इज़ जस्ट अ नेम। कहने का मतलब है कि अगर कोई एथलीट के जर्सी पे या उसके टी शर्ट पे अगर कोई नंबर लिखा हो 1 2 3 4, ठीक है, तो इट इज़ जस्ट अ नेम। उस 1 2 3 4 का हम लोग मीन मीडियन मोड निकाल के कोई फायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, तो इस तरह के जो डेटा होते हैं 1 2 3 4, इट इज़ जस्ट रिप्रेजेंटिंग द एथलीट, उस एथलीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इस तरह के डेटा को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल डेटा। ठीक है, तो ये जो नंबर है 1 2 3 4, ये कोई एथलीट का ना ना ही कोई स्किल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज जस्ट अ आइडेंटिटी। तो अब हमारा नेक्स्ट है ऑर्डिनल डेटा। तो ऑर्डिनल डेटा जो होते हैं ये जस्ट ऑर्डर को बताते हैं या सीक्वेंस को बताते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जैसे कोई भी हम लोग स्केल ले लेते हैं, जैसे मॉस स्केल होता है। मॉस स्केल क्या होता है कि कोई भी मेटल का हार्डनेस को बताता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि कोई भी मेटल का अगर हार्डनेस, जैसे ये मॉस स्केल 1 to 10 का स्केल होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेसिकली मिनरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इस स्केल को यूज करके उस हार्डनेस, सब्सटेंस का हार्डनेस को रेटिंग देते हैं। ठीक है, तो डायमंड जैसे सबसे हार्ड होता है तो उसका रेटिंग 10 होता है। फिर टैल्क जो होता है वो सबसे सॉफ्ट होता है, उसका मॉस स्केल पर रेटिंग 1 होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम लोग जैसे मॉस स्केल पर अगर कोई किसी का हार्डनेस का रेटिंग 8 है और हार्डनेस का किसी का रेटिंग 6 है, तो 8 और 6 का जो डिफरेंस होगा हार्डनेस का, ठीक है, वो सेम नहीं होगा। अगर हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग 4 और 2 का हार्डनेस का डिफरेंस को अगर हम लोग मॉस स्केल पर निकालेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि मतलब ये मॉस स्केल जो है वो बेसिकली इक्वल डिफरेंस नहीं बताता है, और दूसरा उसका इक्वल इंटरवल का उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। कहने का मतलब है कि 8 और 6 का मेटल का जो हार्डनेस का डिफरेंस होगा मॉस स्केल पर वो सेम नहीं होगा जो हमारा 4 और 2 के स्केल पे मॉस स्केल पर जो भी हार्डनेस होगा। ठीक है, तो ये इक्वल इंटरवल नहीं बताता है और ये इक्वल डिफरेंस नहीं बताता है। तो इस तरह के डेटा को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल डेटा। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है स्केल्स। कोई भी स्केल अगर हम लोग यूज करते हैं, साइंटिफिक स्केल। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इंटरवल डेटा। ठीक है, तो इंटरवल डेटा क्या है कि इक्वल डिफरेंस बताता है। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर स्केल पर हम लोग फ़ारेनहाइट देखेंगे तो वो इक्वल इंटरवल बताता है। जैसे 60 डिग्री और 70 डिग्री का डिफरेंस जो है वो सेम है 80 डिग्री और 90 डिग्री के डिफरेंस का। ठीक है, बट फ़ारेनहाइट स्केल डिफरेंस तो बताता है लेकिन इसका रेशियो सेम नहीं होता है। कहने का मतलब है कि 100 डिग्री टेम्परेचर अगर 100 डिग्री है तो वो सेम नहीं, मतलब वो 50 डिग्री जो भी टेम्परेचर है उसका 2 गुना वो 100 डिग्री नहीं होता है फ़ारेनहाइट स्केल पर। ठीक है, तो बेसिकली फ़ारेनहाइट स्केल हमारा इक्वल डिफरेंस बताता है। ठीक है, बट वो हमारा एग्जैक्ट जो हमारा रेशियो है, जो हमारा ट्वाइस होना चाहिए वो नहीं बताता है। ठीक है, तो ये जस्ट इंटरवल बताता है, तो इसलिए ये इंटरवल डेटा कहलाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ अ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट डजंट मीन्स द एब्सेंस ऑफ हीट। ठीक है, इट इज जस्ट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली फ़ारेनहाइट स्केल हमारा सिर्फ इक्वल डिफरेंस बताता है, तो इसलिए ये इंटरवल डेटा, इस तरह के डेटा को हम लोग बोलते हैं। और हमारा लास्ट टाइप ऑफ डेटा है रेशियो डेटा। ठीक है, तो रेशियो डेटा बेसिकली क्या है कि इसका जो जीरो पॉइंट होता है वो जीरो ही होता है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल केल्विन, अगर हम लोग टेम्परेचर को केल्विन स्केल पर देखेंगे
तो 100 केल्विन इज ट्वाइस एज हॉट एज 50 डिग्री केल्विन, मतलब 50 डिग्री केल्विन का जस्ट डबल टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री केल्विन कहलाएगा। लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल जैसे हम लोगों ने इंटरवल डेटा पे देखा था, तो वो डबल नहीं होता है। ठीक है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को वो बेसिकली इंटरवल डेटा नहीं बताता है। इंटरवल डेटा बेसिकली उसके सिर्फ डिफरेंस को बताता है, उसके मीन्स हाँ, तो इंटरवल डेटा बेसिकली उसके डिफरेंसेस को बताता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिफरेंट। ठीक है, और केल्विन जैसे रेशियो डेटा में जीरो मतलब होता है एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, तो इस तरह के डेटा को हम लोग रेशियो डेटा बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल हम लोग अगर सिंपल एक मेजरमेंट का स्केल ले ले, तो 4 इंच इज ट्वाइस, सॉरी 8 इंच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज 4 इंचेस। तो इसका मतलब कि वो जस्ट डबल होगा। ठीक है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो उसका इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी अ, उसका डबल होगा रेशियो डेटा पे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर जीरो हम लोग स्केल पर देखते हैं तो इसका मतलब कोई भी लेंथ हमारा लेंथ भी जीरो है। ठीक है, बट इंटरवल डेटा पे क्या था कि हमारा जीरो फ़ारेनहाइट का मतलब जीरो टेम्परेचर नहीं होता है, वो उसका भी कोई टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये हमारा 4 तरह के डेटास हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग प्रोबेबिलिटी को स्टैटिस्टिक्स के साथ स्टडी करते हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे कि मीन्स बेसिक प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स में कॉन्फिडेंस को हम लोग मेजर करते हैं प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, तो कोई भी हम लोग स्टैटिस्टिक पे कोई भी सर्टेनिटी नहीं होता है, हम लोग बेसिकली उसको देखते हैं कि कितना प्रोबेबल है कोई भी चीज़, तो उससे हम लोग कॉन्फिडेंस के लेवल को उससे मेजर करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि डेटा को कलेक्ट करते हैं और डेटा को समराइज करते हैं। ठीक है, और उसके समरी के बाद हम लोग उससे इन्फ्रेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वो कितना प्रोबेबल है कि वो होने का चांसेस है। ठीक है, तो इस कॉन्फिडेंस को हम लोग कि वो होगा ही होगा, ठीक है, उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी से उस डिसीजन को हम लोग डिसाइड करते हैं, डिसीजन को लेते हैं। तो इसलिए हम लोगों को प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर प्रोबेबिलिटी को अगर हम लोग बेसिक्स कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, तो जैसे अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स है या कॉमर्स के स्टूडेंट्स है, तो प्रोबेबिलिटी को आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। तो सिंपल एग्जांपल जैसे हमारा कॉइन को लेकर हम लोग हेड और टेल, हेड आएगा या टेल आएगा, तो हम लोग कॉइन को जब टॉस करते हैं, ठीक है, तो अगर कॉइन हमारा फेयर है, ठीक है, मतलब कॉइन हमारा अनबायस्ड नहीं है, तो हमारा इक्वल चांसेस होता है कि हेड या टेल आएगा। ठीक है, तो इस तरह के अगर हमारा कॉइन को टॉस करते हैं तो चांसेस ऑफ कमिंग हेड इज 1/2। ठीक है, क्योंकि हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स क्या है, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो दो तरह की हमारा टोटल पॉसिबल इवेंट्स है, तो हमारा हेड ही आएगा, तो ये हो गया हमारा 1/2। ठीक है, उसी तरह से अगर टेल आएगा तो उसका प्रोबेबिलिटी भी 1/2। तो उसी तरह से अगर हम लोग डाई को देखेंगे, ठीक है, जो हम लोग जैसे लूडो खेलते हैं तो डाई को यूज करते हैं, तो बेसिकली अगर हम लोग उसमें देखेंगे कि ये सिक्स डाई का 6 फेसेस होते हैं, तो हर एक फेस पर नंबर लिखा रहता है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये जानना चाहे, ठीक है, तो अगर डाई अगर हमारा अनबायस्ड है, तो हर एक नंबर का चांसेस आने का इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, या प्रोबेबिलिटी सेम है। अगर हम डाई को थ्रो करते हैं तो कोई भी नंबर आने का प्रोबेबिलिटी सेम है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि जैसे हम लोग चाहते हैं कि जानना कि 3 नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है डाई को अगर हम थ्रो करते हैं, तो वो 3/6 होगा। ठीक है, क्योंकि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी है आने का आउट ऑफ 6 नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। तो हमारा 3/6 वो हमारा
हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, नॉट 3/6, 1/6, ठीक है। क्योंकि हमारा 1 का आने का भी चांसेस 1/6 है आउट ऑफ 6 पॉसिबल इवेंट्स। 2 का भी आने का हमारा 1/6 है, ठीक है, 1 आउट ऑफ 6 पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 3 का भी आने का 1/6 है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज द नंबर ऑफ वेज द इवेंट कैन ऑकर। तो हमारे यहाँ जो इवेंट है वो है हमारा 3 आने का चांसेस डाई पे, अगर डाई को हम लोग थ्रो करते हैं। और प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ द इवेंट कैन ऑकर बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल इवेंट 6 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है डाई को थ्रो करने पे, तो 6 पॉसिबल इवेंट्स है। तो 3 आने का चांसेस 1 आउट ऑफ 6 होगा हमारा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि फॉर इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हाइपोथेसिस होता क्या है, ठीक है, हाइपोथेसिस कितने तरह के होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल पे हम लोगों ने देखा था कि अगर कॉइन फेयर है, ठीक है, तो इक्वल चांसेस है उसका हेड और टेल आने का, ठीक है। तो हम लोग इंटरेस्टेड है कि यहाँ पे कि कॉइन फेयर है या नहीं ये जानने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब कॉइन फेयर है या नहीं, मतलब कि कॉइन को अगर हम लोग थ्रो करते हैं तो हेड और टेल आने का इक्वल चांसेस है कि नहीं, ठीक है। तो इसको अगर इस चीज को हम लोग को जानना है कि कॉइन फेयर है या नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि 100 बार कॉइन को टॉस करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर मान के चलते हैं कि टॉस करने के बाद कॉइन 50 बार हेड आया या 50 बार टेल आया, तो हम लोग ये कॉइन को फेयर मानते हुए चले थे। तो हमारा हाइपोथेसिस था कि कॉइन फेयर है। तो अगर हमारा आउटकम जो रिजल्ट आया है, जो हमने डेटा कलेक्ट किया है टॉस करके, तो 50 हेड्स एंड 50 टेल्स आया है। तो इसका मतलब हम लोग हम लोगों ने जो मानकर चला था हाइपोथेसिस कि कॉइन जो हमने टॉस किया है, ठीक है, वो फेयर है कॉइन। तो ये हमारा हाइपोथेसिस को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और हम लोग इस बेसिकली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बेसिकली उस हाइपोथेसिस को हम लोग रिजेक्ट नहीं करते हैं कि कॉइन फेयर है। बट मे बी यहाँ चांसेस है कि जो कॉइन था वो मे बी बायस्ड हो, ठीक है, उसमें डिफेक्ट हो। बट बाई चांस हमारा 50 हेड 50 टेल्स भी हो सकता है आ गया हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी हाइपोथेसिस को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको या तो हम लोग नॉट रिजेक्ट करते हैं या फिर अगर उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं, ये दोनों में से करते हैं। बट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग इज चांस। अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स पे, इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे बात करते हैं, ठीक है, हमारा जो डेटा कलेक्शन है, ठीक है, वो भी एक चांसेस है, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट 100 टॉसेस, अगर हम लोग नेक्स्ट सैंपल ले नेक्स्ट 100 टॉसेस का, तो उस पे हो सकता है कि वो 99 हेड आ जाए और 1 टेल आ जाए। तो इसका मतलब हम लोग वहाँ पे उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये मैटर ऑफ चांसेस है एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हाइपोथेसिस जो हम लोगों ने लेकर चला था कि कॉइन फेयर है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग अगर हमारा 50-50 हेड और टेल आता है, 100 टॉस अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, इवेंट 100 बार उस इवेंट को हम लोग कंडक्ट करते हैं, तो हम लोग जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो हमारा ये बताता है कि वो जो हाइपोथेसिस हम लोगों ने लिया था कि कॉइन फेयर है, तो वो हाइपोथेसिस को हम लोग रिजेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब दो तरह का हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हम लोगों ने पहला यहाँ पे जो एग्जांपल देखा था, टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों ने ये माना था कि कॉइन फेयर है,
ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस स्टार्टिंग पॉइंट को नल हाइपोथेसिस बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ इक्वल नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग माने हैं कि कॉइन फेयर है। तो इस तरह के हाइपोथेसिस को हम लोग नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। और स्टैटिस्टिक्स में इसका नोटेशन एच और सब्सक्रिप्ट में जीरो होता है, जैसा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली ये एच जीरो हमारा जो है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये एच जीरो है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा नल हाइपोथेसिस कहलाता है। ठीक है, तो इस हाइपोथेसिस पे अकॉर्डिंग टू मतलब ये नल हाइपोथेसिस, एनी हेड और टेल का जो भी स्प्लिट होगा डेटा पे, तो वो कंसिस्टेंट रहेगा फेयर कॉइन के हिसाब से। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, तो वो क्या होता है कि हम मानते हैं कि कॉइन में बी इट इज नॉट फेयर। ठीक है, वो हो सकता है कि अनइक्वल नंबर ऑफ हेड्स और टेल को प्रोड्यूस करेगा जब हम लोग कॉइन को टॉस करेंगे। तो अ, तो जो भी हमारा हेड और टेल टॉस करने के बाद जो भी डेटा हमारा कलेक्ट होगा, तो वो हमारा कंसिस्टेंट होगा वो अनफेयर अनफेयर कॉइन को लेकर, क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही मान के रखा है कि वो हेड और टेल सेम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह के हाइपोथेसिस को हम लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम लोग H1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमारा अगर मान के चलते हैं कि हम लोग कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, 100 टाइम्स, और हमारा जो रिजल्ट आया है वो 90 हेड्स और 10 टाइम्स टेल्स आया है। ठीक है, तो हम लोग जो नल हाइपोथेसिस को फेयर कॉइन को लेकर चले थे, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि उस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्या है कि ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने जो भी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है, तो वो हमारा रिजेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा। तो हम लोगों ने क्योंकि हाइपोथेसिस में माना था कि 50-50 चांसेस है हेड और टेल का, तो यहाँ पे हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि ये 50-50 हेड और टेल के चांसेस से कितना डेविएट करेगा, तो उस हाइपोथेसिस को हम लोग रिजेक्ट करेंगे। तो ये हमारे एक्सपीरियंस पे या फिर हमारे हिस्टोरिकल डेटा पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह के हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का भी हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि दो तरह के एरर जो हमारा हाइपोथेसिस में आते हैं वो किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है, ठीक है, और लेकिन हमारा हो सकता है कि कॉइन को हम लोगों ने हाइपोथेसिस लिया था कि वो फेयर है, तो वो नल हाइपोथेसिस लेकर हम लोग चले थे। ठीक है, क्योंकि वो अनबायस्ड है और इक्वल चांसेस है हेड और टेल आने का। और अगर किसी कारण से हमारा जो भी सैंपल है, ठीक है, जो हमने डेटा का सैंपल लिया है, वो मान के चलते हैं कि 50-50 के बदले वो 90 हेड और 10 टाइम्स टेल्स आ गया, तो हम लोगों ने वो हाइपोथेसिस जो नल हाइपोथेसिस था उसको हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इन रियलिटी हो सकता है कि वो पॉइंट फेयर हो। ठीक है, तो हम लोगों को वो हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसे हमें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह के एरर को हम लोग टाइप 1 एरर कहते हैं। उसी तरह से अगर मान के चलते हैं कि वो नल हाइपोथेसिस को हमने मान के चलते हैं कि रिजेक्ट नहीं किया, हमारा 50-50 वो पॉइंट को टॉस कर कर हमारा 50-50 50 हेड्स और 50 टेल्स आया है।
ठीक है। और उस कॉइन को हमने फेयर मान के चला था, लेकिन इन रियलिटी हो सकता है कि वो कॉइन हमारा अनफेयर हो, ठीक है, वो उसमें डिफेक्ट हो, और वो बाई चांस हमारा 50-50 आ गया है। ठीक है, तो उस तरह के हाइपोथेसिस को जहाँ पे हम लोगों को रिजेक्ट करना था, लेकिन हमने नहीं किया उस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट, ये मान के कि वो कॉइन फेयर है बट वो रियलिटी में अनफेयर है। तो इस तरह के हाइपोथेसिस को हम लोग टाइप 2 एरर बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये टाइप 1 या टाइप 2 एरर को जानने के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला या पर्टिकुलर मेथड नहीं है, ये जस्ट मैटर ऑफ चांस है। ठीक है, तो हमारा हो सकता है कि जो हाइपोथेसिस है हमने लिया था और रिजेक्ट कर दिया था, उसे रिजेक्ट नहीं करना था, और ये भी हो सकता है कि हमने जो हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करना था उसको हमने रिजेक्ट कर दिया है। तो अगर हमारा हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था और हमने रिजेक्ट कर दिया तो वो टाइप 1 एरर कहलाएगा। और अगर हमारे हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट नहीं किया लेकिन उसे रिजेक्ट करना था तो वो टाइप 2 एरर कहलाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा टाइप्स ऑफ एरर इन हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज के इस वीडियो पर इस कॉन्सेप्ट को ही हम लोग डिस्कस करने वाले थे, ताकि आगे में फिर हम लोग जैसे जैसे डेटा एनालिसिस पर बढ़ेंगे तो हम लोग और हायर कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे तरह से सीख पाएंगे। ठीक है, तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला या आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, and please hit the bell icon for the upcoming videos. For the time being, thank you, and let's meet again in the next video.